Hello students, today we will learn about another method for measurement of national income, that is income method. Income method measures national income from the perspective of factor incomes. Under this method, income received by all the residents of a country for their productive services during a year are added up to obtain the national income. This method, also known as distributes shares method or factor payment method. नेशनल इनकम मेथड में हम देश में रहने वाले समस्त लोगों द्वारा प्रदान की गई उत्पादित सेवाओं के लिए उन्हें प्राप्त होने वाली इनकम को जोड़कर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ दिस मेथड्स आर: फर्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं जो उन्हें अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त होती हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो अथवा इनडायरेक्ट. इन्हें हम पॉइंट्स के रूप में ऐसा भी समझ सकते हैं कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मजदूरी अथवा वेतन जो नगद के रूप में उन्हें प्राप्त होता है. वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स, जो उन्हें काइंड्स के रूप में, जैसे उन्हें कार की सुविधा मिली हुई है, फ्री फर्नीचर मिला हुआ है, आवास की सुविधा मिली हुई है, ऐसी सुविधाओं को भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल एक्टिविटी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. कर्मचारियों को एम्प्लॉयर द्वारा, नियोक्ता द्वारा जो सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसके लिए जो उन्हें बेनिफिट दिया जाता है, इसको भी हम उसमें जोड़ लेते हैं. सेकेंड पॉइंट, या कह सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट्स आपने इसका, रेंट एंड रॉयल्टी. रेंट में जो उसे लैंडलॉर्ड को प्राप्त होता है अर्थात ओनर को प्राप्त होता है वह, तथा उसके द्वारा स्वयं उपयोग की जाने वाली वस्तुओं, बिल्डिंग्स की रेंट को भी उसमें हम ऐड कर लेते हैं. रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. रॉयल्टी refers to income received for granting, leasing rights of subsoil assets. रॉयल्टी को ऐसा भी समझ लो कि जैसे लेखक है वो किताब लिखता है, किताब को पब्लिश करने के लिए पब्लिकेशन में डालता है, और पब्लिशर्स जब किताब बिकती है तो उसके कुछ परसेंट को उसके लेखक को देता है. ये उसकी रॉयल्टी हो गई. इसी तरह से लोग जमीन किराए पर लेते हैं, लगान देते हैं, ये उसकी जमीन की रॉयल्टी हो गई. तीसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स फॉर ए प्रोडक्शन यूनिट. उत्पादित इकाई के लिए लिया जाने वाला जो लोन है, उसके ब्याज को भी हम इसमें नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते समय जोड़ लेते हैं. इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड, इंटरेस्ट इनकम में इनको जो नहीं जोड़ा जाता वे हैं इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट, इंटरेस्ट पेड बाय ओन फर्म टू अनदर फर्म. ऐसे इंटरेस्ट जो सरकार सार्वजनिक
ऋण के लिए देती है उनके ब्याज को इसमें नहीं जोड़ा जाता, या एक फर्म स्वयं की एक फर्म से दूसरे फर्म को दिए गए डेब्ट के इंटरेस्ट को भी नहीं जोड़ा जाता। फोर्थ कंपोनेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रॉफिट earned by an entrepreneur is used for three purposes. Corporate tax, it is also known as profit tax or business tax. Dividend, it is also known as distributed profit. And retained earning, it is also known as undistributed profit or saving of private sector और रिजर्व एंड सरप्लस। इन शॉर्ट प्रॉफिट को संक्षिप्त में इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कारपोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, इन सब को मिला करके प्रॉफिट होता है। ये नेशनल इनकम के मेजरमेंट में ऐड कर लिया जाता है। एक फिफ्थ पॉइंट है मिक्स्ड इनकम। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओनर account workers like farmers, barbers, etc. and unincorporated enterprises like retail traders, small shopkeepers, etc. For example, income of doctor running a clinic at his residence, यानी डॉक्टर जो अपना क्लिनिक चलाता है अपने आवास पर, उसकी इनकम को भी मिक्स्ड इनकम के रूप में नेशनल इनकम में हम कैलकुलेट करते समय जोड़ लेते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के स्टेप्स हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड आर: स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी सबसे पहले हम प्रोडक्शन यूनिट्स को क्लासिफाई करते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर की है, सेकेंडरी सेक्टर की है या टर्टियरी सेक्टर की है। सेकेंड स्टेप, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, और फिर प्रत्येक सेक्टर के द्वारा जो इनकम है उसको हम एस्टिमेट करते हैं, जोड़ते हैं। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, फिर हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ स्टेप, एस्टिमेट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम। जो अब्रॉड से यानी विदेशों से प्राप्त आय है उसकी नेट फैक्टर इनकम कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसके आधार पर हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर लेते हैं। कुछ प्रिकॉशन हैं, सावधानियां हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय। फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, दैट इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को हम इंक्लूड नहीं करते। अब ट्रांसफर इनकम है क्या, वो आपको पहले ही बताया गया, फिर भी ध्यान रखिए कि ऐसी इनकम जो हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, उसने अर्न नहीं किया। जैसे स्टूडेंट्स को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, ये ट्रांसफर इनकम हुआ। ओल्ड एज पर्सन को पेंशन दी जाती है, ये ट्रांसफर इनकम हुआ। इसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। दूसरी सावधानी क्या है कि इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स को इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसको पहले भी एक बार हम ऐड कर चुके हैं, जोड़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स आदि के बिक्री को के से प्राप्त आय को हम इसमें नहीं जोड़ते।
windfall gains are not included. Imputed value of services provided by owners of production units will be included. यानी जो सर्विस वो स्वयं देता है, जैसे किसान है, अब किसान उसमें स्वयं की सर्विस लगा रहा है तो उसकी सर्विस को हम एस्टिमेट करके इसमें इंक्लूड कर लेंगे. पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दे आर पेड आउट ऑफ वेल्थ और पास्ट सर्विसेज, पास्ट सेविंग एंड डू नॉट एड टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इस प्रकार से ये कुछ सावधानियां हैं, इनके द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. अच्छी तरह से इन्हें तैयार करिए और इनके प्रश्न फिर आपको बाद में हम भेजेंगे. यदि कोई समस्या होगी तो उससे संबंध में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. थैंक यू.